Okay, the book is divided into two parts. ठीक है, part 1 and part 2. part 1 में 9 chapters हैं और part 2 में 9 chapters हैं. ठीक है, अब इसमें से कुछ सब टॉपिक्स फ्रॉम ईच चैप्टर्स हैज बीन डिलीटेड. ठीक है, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो क्लास मतलब जो आईआईटी वाले सीक्वेंस में आप क्लास 12th में पढ़ोगे, बट यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन दे दिया है. इंट्रोडक्शन एज उनकी टफ मतलब चैप्टर विल नॉट बी दैट मच टफ, बस एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा, जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हो गया. तो आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर टाइप का होगा वो, मतलब 2-3 लेक्चर्स में कल कवर होगा, बट वो आप आईआईटी वाले लेक्चर्स में क्लास 12th में पढ़ोगे. कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए. तो हम अभी पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे. एंड जो कॉमन टॉपिक्स होंगे आपके सीबीएसई वालों से, ठीक है, दैट आई विल बी टेकिंग ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म इफ द लिमिट परमिट्स, 100 वाले स्टूडेंट्स वाली, इफ द लिमिट परमिट्स, तो वो हम एक साथ ही कवर कर लेंगे. ओके, तो पार्ट 1 में जो सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, इफ समवन हैज अ पीडीएफ तो देन ओपन दैट पीडीएफ, और इफ नहीं है तो फिर आप यही देखो. सबसे पहला चैप्टर है एंगल एंड मेजरमेंट, जिसको हम आज कवर कर लेंगे. ठीक है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. इसमें मुझे कुछ बताना नहीं है, ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बताना है. एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पहले दो चैप्टर्स में, मतलब 2 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड था. उसमें से जो सेकंड सब टॉपिक है दैट हैज बीन डिलीटेड. आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, arc length and area of sector. ठीक है, दिस पोर्शन इज डिलीटेड. तो जो बहुत बेसिक वाला है ना कि कन्वर्जन ऑफ एंगल्स इनटू रेडियंस, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम से हेक्साडेसिमल सिस्टम में एंड वाइस वर्सा, बस यही पार्ट बचा हुआ है आपका. तो ये वाला पोर्शन हम आज कवर करेंगे. ऑल्दो दिस हैज बीन ऑलरेडी टॉट टू यू, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो ये वहाँ पे कवर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में आपका ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड पीरियोडिसिटी जो हम निकालते थे ना कि साइन एक्स अगर पीरियड, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, साइन 2x का पीरियड अगेन बिकम्स पाई एंड सो ऑन. तो पीरियोडिसिटी हैज आल्सो बीन रिमूव्ड, डिलीटेड. इज समवन सेइंग एनीथिंग? ओके, तो ये कुछ इसके बाद फिर क्या कहते हैं, इतना पढ़ने के बाद, इतना जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कवर करने के बाद से मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तो कुछ कॉमन टॉपिक्स अगर होंगे तो वही मैंने बोला कि इफ द लिमिट परमिट्स तो हम साथ में पढ़ेंगे सीबीएसई वालों के. अगर ऐसा नहीं होता तो फिर देख लेंगे. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिलीट हो चुकी हैं, बट उन चैप्टर्स का आपको आइडिया नहीं होगा अभी, तो मैं बाद में ब्रीफ करूँगा उसको. उसके अलावा स्टिल सम स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग. नेक्स्ट सेक्शन से भी काफ़ी मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन से भी. ओके, ठीक है. तो फिर लिस्ट है क्या आपके पास? हाँ, डिलीटेड पोर्शन की लिस्ट है. आई विल बी शेयरिंग इट ऑन द ग्रुप. आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हो. लेकिन अभी आपको पूरे सिलेबस का सेंस आइडिया नहीं है, तो फिर यू विल नॉट बी गेटिंग एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, क्योंकि आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो ठीक है, अभी यू विल नॉट बी गेटिंग दैट आइडिया, बट स्टिल आई विल बी शेयरिंग द लिस्ट एंड द पीडीएफ फॉर द बुक, अगर किसी के पास नहीं है तो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला चैप्टर इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. तो कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ. हो सकता है कि ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट तब हो जाते हैं जब आप का पेपर ऐसा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बेस्ड आने लगता है. ऑब्जेक्टिव बेस्ड का ये मतलब नहीं है कि प्योरली ऑब्जेक्टिव सिंगल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव बेस्ड का मतलब है कि ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस. ठीक है, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस. अपार्ट फ्रॉम दैट सिंगल ऑप्शन करेक्ट तो होगा ही, ठीक है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग. उसके बाद और क्या पैटर्न हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है. ये सब आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है क्लास 10th के बोर्ड्स में. और क्या पूछ सकते हैं, हाँ, एक सिंगल लाइन में सॉल्व करने वाले करके वैल्यूज निकालना. ठीक है, तो मतलब एक बहुत ही ब्रीफ सा क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, मतलब ब्रीफ सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस.
ब्रीफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब ये कुछ पैटर्न है जो देखा गया है कि हाँ इसी तरह से घूम घूम करके क्वेश्चंस पूछता है। तो यहाँ पे डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ट्रू और फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स वाले में, ब्रीफ सॉल्विंग में। तो ब्रीफ सॉल्विंग में नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स में यहाँ पे क्या हो जाता है कि डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जैसे व्हाट डू यू मीन बाय जीरो एंगल। यस, तो ठीक है, तो उसके लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं आप लोगों को इस तरह से प्रिपेयर करवाऊंगा कि यहाँ पे आप लोग की डेफिनेशंस भी प्रिपेयर होंगे एंड यू हैव थॉरो नॉलेज, यू हैव थॉरो अंडरस्टैंडिंग कि आप खुद से भी लिख सकते हो। ऐसा कुछ मैं हार्ड कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं दूंगा, बट मैं समझा दूंगा सारी चीज़ें कि आप खुद से भी लिख सकते हो। मतलब खुद से भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप आंसर्स बना सकते हो। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होंगे तो वो मैं बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर का नाम है एंगल एंड इट्स। प्लीज स्विच ऑन द वेबकैम एवरीवन। लेट्स मेजरमेंट। ठीक है, अब एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में क्या होता है कि जो सबसे Sir, can you open the chat? ओके, टोटल 18 चैप्टर्स आर देयर यश, बट मतलब 18 चैप्टर्स में ऐसा नहीं है कि सब कुछ अभी बहुत डिटेल में है। मतलब हर चैप्टर से कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है एंड मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो डिलीट हुआ है वो ऐसा ही, मतलब 30% ऑफ द सिलेबस हैज बीन डिलीटेड। चैप्टर बहुत इजी बचे हुए हैं अभी, तो फिर हम देखेंगे, उसको कवर करेंगे। स्पेशली जो आप आईआईटी वाले लेक्चर्स पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये वाली जो क्लासेस है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी लगेंगी। यू विल एक्सपीरियंस दैट टुडे। तो अलाउ मी टू प्रोसीड फर्स्ट एंड यस आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ एज। लिंक की ज़रूरत नहीं है, मैं पीडीएफ ही शेयर करूँगा बुक का, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, तो द फर्स्ट चैप्टर इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। अब यूजुअली हम ये टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं करते हैं जनरल टर्म्स में, बट जो हम एंगल मेजर कर रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल्स। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं इस साइड से इस साइड जा रहा हूँ, तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हो टू मेजर द एंगल। लेट्स से दिस वाज ओ, दिस वाज ए एंड दिस वाज बी। तो अगर आपने ओ ए से ओ बी मूव किया है, तो जो ओ से ओ बी आप मूव करते हो एंगल, तो आपको थीटा वन एंगल मूव करना पड़ा है, थीटा वन डिस्टेंस मूव करना पड़ा। तो दीज आर डायरेक्टेड एंगल्स। डायरेक्टेड एंगल्स आते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया है, डायरेक्टेड एंगल्स। ठीक है, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव एज एन, आपको पता है कि अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज बढ़ता हूँ तो पॉजिटिव एंगल होता है, अगर मैं क्लॉकवाइज बढ़ता हूँ तो नेगेटिव एंगल होता है। ठीक है, तो थीटा वन पॉजिटिव एंगल हो गया एंड थीटा जो हो गया मेरा वो नेगेटिव एंगल हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टेड एंगल्स एक नया नया वर्ड है। मतलब वर्ड क्या है, मतलब समझ सकते हो, जैसे आपने वेक्टर्स पढ़ सर रखा है फिजिक्स में, तो नाउ यू हैव द ओ ए अंडरस्टैंड। डॉट ओ बी क्या है? ओ ए डॉट ओ बी नहीं है, मैं बताना चाह रहा था कि ओ ए से ओ बी की तरफ अगर आप मूव किए हो। ओके ओके। ठीक है, ये ओ ए कॉमा ओ बी होता है वैसे तो ये भी, लेकिन अभी बाद में समझाता हूँ इसका डिटेल, इसका मतलब सिग्निफिकेंस बाद में समझाता हूँ। तो डायरेक्टेड एंगल्स है कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, बेसिकली बताने के लिए। तो पॉजिटिव का मतलब हो गया कि आप काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, निगेटिव मीन्स कि आप काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। आज हम वी आर स्टडिंग एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। बस अभी मैंने डायरेक्टेड एंगल्स बताया और कुछ भी नहीं बताया। ये मतलब टॉपिक वाइज अभी मैंने कुछ और स्टार्ट नहीं किया। सर ओके, इसको नोट करना है? क्या अभी जो आप बता रहे हो वो नोट करना है? नहीं भी नोट करोगे तो चलेगा, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा। मतलब कुछ डायरेक्टेड एंगल्स या ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज नोट कर लो, हाईलाइट बुलेट पॉइंट्स बना करके, बिकॉज हो सकता है कि ये ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स या एक डेफिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछ ले 1 मार्क्स में। ओके सर। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स बना करके बस ये नोट कर लो कि डायरेक्टेड एंगल्स क्या होता है, बस बाकी सब तो ठीक है। पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, यू गाइस एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा एक और चीज, मेरे पास जब भी मैं एंगल मेजर करता हूँ ना, तो दो तरह के आर्म होते हैं।
ठीक है, टेक्निकल टर्म्स अगर याद करो तो। एक होता है इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म वो होता है जहाँ से हम एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम एंगल्स, एंगल क्या होता है बेसिकली, अगर आप एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो तो आप बेसिकली एक पर्टिकुलर एंगल पे चल रहे हो, मूव कर रहे हो। जैसे मान लो लेट्स से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन एंड आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस लाइन। तो जैसे मैं ये पाथ पूरा कवर कर रहा हूँ, इस पूरे को एंगल बोल देते हो आप, पाथ कवरिंग जो भी होती है आपकी। तो एक इनिशियल पोजीशन होती है जिसको हम बोलते हैं इनिशियल आर्म, ठीक है। एक पर्टिकुलर टर्मिनल होता है जहाँ पे आप रीच आउट करते हो, उस पर्टिकुलर आर्म को बोलते हैं टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म। तो अगर इनिशियल आर्म टू टर्मिनल आर्म आप मूव करते हो तो हम बोलते हैं कि डायरेक्टेड एंगल्स हो गए, डायरेक्टेड एंगल्स हो गए। तो डेफिनेशन लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, व्हेन वी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इनिशियल आर्म टू टर्मिनल आर्म, ठीक है, then the then the hence the, then the angle so covered is known as directed angles, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट राइटिंग द डेफिनेशंस। मैं बस एक बार जनरल टेक्निकल टर्म्स समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आप इनिशियल आर्म से टर्मिनल आर्म क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, तो द एंगल इज पॉजिटिव। काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो द एंगल इज पॉजिटिव, पॉजिटिव थीटा। अगर वही चीज आप क्लॉकवाइज मूव करते तो द एंगल इज नेगेटिव, नेगेटिव थीटा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज जीरो एंगल। एनी आइडिया जीरो एंगल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन Straight चला line. रहा हूँ, टर्मिनल स्ट्रेट लाइन सेम में, होगा। वेरी गुड। जब इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म सेम होगा, बेसिकली आपने क्या किया, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट्स से ए पे खड़े थे और ए के अलोंग ही मूव कर जा रहे हो बी पे, ए के अलोंग ही मूव कर जा रहे हो लेट्स से बी पे। तो इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म हैज बीन सेम। ये स्लाइड्स शेयर करूंगा, ऐसे कुछ नोट्स कुछ स्पेसिफिक है नहीं इस चैप्टर से, जिस चैप्टर के इंपॉर्टेंट होंगे तो आई विल बी शेयरिंग द नोट्स फॉर दैट। तो जीरो एंगल क्या हो गया? जीरो एंगल इज व्हेन द टर्मिनल आर्म एंड इनिशियल आर्म आर सेम। बट अब एक और पॉइंट हो जाता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि लेट्स से मैंने ए से मूव किया और फिर मैं पूरा घूम करके इसी पे आ गया, तो क्या इसको भी जीरो एंगल बोलेंगे? 360 सर। क्यों, मतलब तो फिर जीरो एंगल और इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब डेफिनेशन वाइज? समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट? यस सर। Sir, clockwise और anti-clockwise. नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं 360 डिग्री मूव कर जाता हूँ या 2 पाई एंगल मूव कर जाता हूँ तो वापस से मैं इनिशियल पॉइंट पे ही आ गया या इनिशियल लाइन पे ही आ गया, इनिशियल आर्म पे ही आ गया। तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन जीरो एंगल एंड लेट्स से 360 डिग्री? अभी अगर आप लोगों ने बोला कि if initial arm and terminal arm are same, then the angle is zero angle. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम हो गया 360 डिग्री पे, तो हाउ विल वी डिफरेंशिएट दोस टू डेफिनेशंस? Sir, there is only one differentiation that you have made that circle around that and हाँ, in मतलब 0 ऐसा degree. बोल सकते हो। यहाँ पे एक और वर्ड यूज करोगे, नो रोटेशन, नो रोटेशन, ठीक है। अब डेफिनेशन है कि नो रोटेशन या जीरो रोटेशन, दोनों में से कुछ एक यूज करोगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट यूज करोगे। तो देखो जब डेफिनेशंस लिखते हो तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं, वो की पॉइंट्स मैंने कहा ना कि आपको मैं बताता रहूंगा कि वो मेंशन होने चाहिए। तो ठीक है, टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म तो मेंशन करना ही है विद जीरो रोटेशन। व्हेन द इनिशियल आर्म is same as terminal arm with zero rotation, then the angle and then the angle is zero angle। ये पॉइंट, ये तीन चीज अगर मेंशन्ड है, टर्मिनल आर्म इनिशियल आर्म सेम है एंड जीरो रोटेशन, दो चीज अगर मेंशन्ड है तो द डेफिनेशन इज 100% करेक्ट। इस पर्टिकुलर एंगल को, जीरो एंगल समझ में आ गया सबको, विद जीरो रोटेशन और नो रोटेशन, ये लाइन ऐड करनी है। इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म इज सेम विद जीरो रोटेशन और नो रोटेशन। नाउ ये जो पर्टिकुलर एंगल है ना जिसको मैं 360 डिग्री बोल रहा था, इसको बोलते हैं वन रोटेशन एंगल, वन रोटेशन
एंगल। ऐसा नहीं है कि चैप्टर बस डेफिनेशन के बारे में, बट ये कुछ एंगल्स हैं जो आप लोगों को आईआईटी में ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट यहाँ पे शायद से 1 नंबर में पूछ ले, इसलिए मुझे बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वन रोटेशन और एंगल। तो वन रोटेशन एंगल में क्या करोगे, आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, इफ द इनिशियल, इसको इनिशियल रे भी बोल सकते हो। रे क्या होता है, जिसका एक एंड पॉइंट हो। इफ द इनिशियल रे बिकम्स इक्वल्स टू टर्मिनल रे, then it is known as one rotation angle. After one complete rotation, when the initial ray becomes same as terminal ray, ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं, if the initial ray coincides with the terminal ray, then the angle is one rotation angle. Coincides word use कर लेना, मतलब कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो रखनी पड़ेंगी। ठीक है, वन रोटेशन एंगल। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल, ये भी समझ में आ ही रहा होगा। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, आफ्टर द रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन नहीं है, ध्यान रखना। आफ्टर द रोटेशन, इफ द इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। जैसे मान लो क्या हुआ कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गया, तो टर्मिनल रे और इनिशियल रे, तो इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, रे एंड टर्मिनल रे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ऑपोजिट डायरेक्शंस, then the directed angle is straight angle. Angle is straight angle, ये पूरी डेफिनेशन हो गई। If the initial ray and terminal ray are in opposite directions, then the directed angle is straight angle. ठीक है, सिमिलरली आप राइट एंगल भी लिख सकते हो। 1/4 of one rotation angle is called a right angle, and half of a straight angle is also called right angle. हाँ, तो 3 पाई भी होगा ना फिर स्ट्रेट एंगल? हाँ 3 पाई भी स्ट्रेट होगा, इसीलिए तो पूरा लिखवाया। मतलब जब भी आपका वापस आप पहुंचते हो, चाहे पाई पे पहुंचो, चाहे आप 3 पाई पे पहुंचो, चाहे आप 5 पाई पे पहुंचो, एवरीथिंग इज स्ट्रेट एंगल। मतलब इनिशियल रे और टर्मिनल रे अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, एंड वही सेम चीज अगर राइट एंगल के बारे में बोलोगे, तो इफ द इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम उसको बोल देंगे राइट एंगल। आर इन अपोजिट डायरेक्शन की जगह आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वर्ड यूज करोगे तो राइट एंगल हो जाएगा। सिमिलर डेफिनेशन ही है राइट एंगल की। ठीक, तो ये लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, राइट एंगल लिख लोगे। ठीक है, फिर आप लोगों को बताया गया था कि 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं फॉर एंगल मेजरमेंट। इतने कुछ डेफिनेशंस थे, स्ट्रेट एंगल, वन रोटेशन एंगल, जीरोड एंगल, टर्मिनल रे क्या होता है, इनिशियल रे क्या होता है, डायरेक्टेड एंगल क्या होता है। किसी को कुछ नहीं क्लियर है अभी? काउंटर क्लॉकवाइज मूव करने पे द एंगल इज पॉजिटिव, काउंटर क्लॉकवाइज इज एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मूव करने पे द एंगल इज नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट इज 2 तरह के सिस्टम्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स नया टॉपिक है, और ये लास्ट टॉपिक है इसका। ठीक है, तो मैं एक बार वापस से ब्रीफ करता हूँ और मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो 2 तरह के सिस्टम्स है मेरे पास, आप लोग पढ़ चुके हो ये चीज़, बट किसी ने अगर नहीं पढ़ा है तो वन इज हेक्साडेसिमल सिस्टम and another one is circular system। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि एंगल्स आर डिवाइडेड इनटू राइट एंगल्स, ये आप लोगों को बताया गया था। तो ईच राइट, अगर नहीं बताया गया था तो भी बता रहा हूँ कि एंगल्स को मेजर करने के लिए ना, एंगल्स को हम राइट एंगल्स के टर्म में मेजर करते हैं। एंगल्स आर मेजर्ड
in terms of right angles. तो अगर नहीं पता है तो लिख लो, angles are measured in terms of right angles. Angles are measured in terms of right angles. ठीक है, तो सेक्साडेसिमल में क्या होता है ना कि each right angle is divided into 90 equal parts. Is divided into 90 equal parts. ये 90 इक्वल पार्ट्स आपको पता है कि अगर मैंने एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर पार्ट को हम डिग्री बोलते हैं. तो ईच पार्ट इज डिग्री. तो वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. डिग्री के लिए सिंबल ये यूज होता है. ठीक है, 90 डिग्री. ईच पार्ट इज नोन एज डिग्री. ईच पार्ट इज नोन एज डिग्री, ऐसा लिख लो. Each right angle is divided into 90 equal parts and each part is known as degree. Each part is known as degree. ये होता है मेरा सेक्साडेसिमल सिस्टम. इसके बारे में आप बहुत अच्छे से अवेयर हो. अगर मैंने आपको बोल दिया कि 270 डिग्री, तो आपके दिमाग में एक बहुत अच्छे से इमेज आ जाती है, यहाँ 270 डिग्री सो एंड सो एंगल. या अगर मैंने बोल दिया कि 230 डिग्री, तो आपको पता है कि यहाँ कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, कहाँ पे लाई करेगा. तो एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस सिस्टम, राइट. नेक्स्ट सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम. Circular system will be the most used system from going forward. ठीक है, तो circular system क्या होता है? Circular system is the system in which angles. इसमें क्या होता है कि each right angle is divided into. इसमें each right angle नहीं डिवाइड होता है. इसमें क्या होता है कि two right angles are divided into pi radians. Two right angles are pi radians. तो एंगल्स को हम रेडियंस में मेजर करते हैं. ठीक है, एंगल्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस इस पर्टिकुलर चीज में. ठीक है, रेडियंस का सिंबल आप लोगों को पता है. रेडियंस का सिंबल होता है एक छोटा सा सी, एक छोटा सा सी. और बाय डिफॉल्ट सर्कुलर सिस्टम होता है. अगर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया कि साइन 2, तो साइन 2 का मतलब हो गया कि 2 रेडियंस की बात कर रहा हूँ. 2 रेडियंस की बात कर रहा हूँ. ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम होता है. ठीक है, मतलब ये ऐसा सिस्टम होता है कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप समझ गए हो कि हाँ इतना है. तो सर्कुलर सिस्टम की ही बात हो रही है, किसी और सिस्टम की बात नहीं होगी. डिग्री के लिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है, एक छोटा सा जीरो बनाना पड़ता है ऊपर. ठीक है, तो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेल अवेयर टू यू गाइस. ठीक है, तो जो सबसे पहला, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई गेस. सर्कुलर सिस्टम में एंगल्स को रेडियंस में मेजर करते हैं. फिर पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल्स. बेसिकली पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, और सेक्साडेसिमल सिस्टम में each right angle is divided into 90 equal parts and one right angle. Each part is known as degree. तो one right angle is equals to 90 डिग्री हो गया. यहाँ पे फर्दर सब डिवीजन भी पॉसिबल है, पता है ना, मिनट्स एंड सेकेंड्स का. इज एनीवन अनअवेयर अबाउट दिस कि हर डिग्री को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मिनट्स एंड सेकेंड्स में? ठीक है, नो तो सर. देखो नहीं पता. तो देखो अब 90 डिग्री है. सर पता है. अच्छा पता है, ठीक है. तो कन्वर्जन करोगे तो फिर क्लियर हो जाएगा. कैमरा ऑन करके भूल जाओ ना लोग, कोई देख थोड़ी ना, आप ऐसा कोई मॉनिटर थोड़ी ना कर रहे हैं. दैट इज जस्ट बिकॉज की कोई डिस्ट्रप्शन ना हो एंड वी कैन फिल्टर आउट इफ समवन इज कॉजिंग सम डिस्टर्बेंस. ऐसा कुछ आपको मॉनिटर करने के लिए कैमरा ऑन नहीं करवाया गया. दैट इज जस्ट टू बी सेफ कि कोई रैंडम आईडी से आकर के एंड फिर मीटिंग में कोई डिस्ट्रप्शन क्रिएट ना करे. ओके, तो अब ठीक है, वही मैंने कहा कि अगर आप डिफरेंट एंगल्स को, मैंने मान लो मुझे 70 डिग्री को लिखना है पाई के टर्म्स में, तो आप लिख सकते हो जैसे 90 डिग्री इज पाई बाय 2. सिमिलरली अगर आपको 70 डिग्री लिखना है तो 70 डिग्री के लिए देखो ऐसे कुछ जो 10 वाले मल्टीपल्स वाले डिग्री होते हैं उसके लिए रिमेंबर कि पाई बाय 18 इज 10 डिग्री. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 7 पाई बाय 18 रेडियंस हो गया. ये पाई बाय 2 रेडियंस हो गया. सिमिलरली अगर मैंने बोला कि -120 डिग्री को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ रेडियंस में, तो आपको पता है कि -2 पाई बाय 3 लिख दोगे. ठीक है, 2 पाई बाय 3 120 डिग्री होता है,
-2π/3 लिख दोगे, ठीक है। माइनस लिखने का मतलब ये डायरेक्शन है, इससे कुछ ऐसा नहीं है कि नेगेटिव की तरह ट्रीट करना है आपको। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर मान लो मैंने ऐसा उल्टा लिख दिया 7π/3 रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करो, तो बताओ कितना डिग्री आएगा। So 420 degree. 420 डिग्री आ जाएगा, एवरीवन इज अवेयर, ठीक है। हमने इसे निकाल लिया होगा। बस पाई की वैल्यू 180 रख लो और मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, तो 7 × 6 और 20 ओरली आ गया, ठीक है। अब ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मिनट्स एंड सेकेंड्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स एंड डिग्रीज मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। तो मान लो जैसे मैंने मेरे से ऐसा एंगल दिया 74.87 डिग्री, तो इसको मिनट्स और सेकेंड्स में डिवाइड करके मुझे बताओ कितना आएगा। दिस इज इन डिग्री, तो कैलकुलेट करो। जिसको नहीं पता वो यहीं पे सीख जाएगा अभी जब मैं सॉल्व करूंगा। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स एंड डिग्रीज मिनट्स एंड सेकेंड्स। हाँ सर वो जो आपने जो अभी ऊपर में जो करवाया था भाई वो वापस समझाओगे? यहाँ पे हाँ सर ये खुद ही बताओ कि अगर पाई के टर्म्स में मुझे 10 डिग्री लिखना है तो कितना होगा। 5/18। 5/18 हो जाएगा, और 70 डिग्री लिखना होगा तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, हाँ सर। बस वही है। सर वैसे अलग अलग डिग्रीज के साथ में भी यही सेम मतलब इसी तरीके से करना है? अगर 10 का मल्टीपल आ गया तो फिर ऐसे कर लो, ठीक है। नहीं तो आपको पता ही है कि पाई कन्वर्जन तो ऐसा ही रहेगा ना कि पाई 180 है, तो अगर आपसे 60 पूछ लेगा तो डिवाइड बाई 3 कर दो बोथ साइड्स। हाँ सर। तो मतलब उसके लिए फिर इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है कि पाई/18 किया मल्टीप्लाई बाई 6 कर रहे हो, ठीक है। वो तो नॉर्मल है। ओके सर, थैंक यू सर। आंसर लिखना यहाँ चैट बॉक्स में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स। में सही है। मोहित लास्ट में सेकंड्स में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी तो सही है, करेक्ट आ जाए। ये क्या है आर्यन? आर्यन दूसरा वाला पनवेल 74.87 डिग्री लिखा हुआ है, उसी में तुमने फर्दर वो तो कोई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लग रहा है, क्या क्या लिख दिए हो। करेक्ट हुआ। देखो सिंपल सा है, 74 सही है शर्वात, 74.87 डिग्री, तो 74.87 डिग्री को लेट्स से मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 74 डिग्री तो डायरेक्टली हो रहा है, 74 डिग्री प्लस 0.87 डिग्री, ऐसे में ब्रेक कर लो। तो ये जो डेसिमल वाला डिग्री होता है इसको मिनट्स और 70 सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 74 प्लस इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.87 मल्टीप्लाई बाय 60, ये मिनट्स में हो गया। तो वंस यू विल बी मल्टीप्लाइंग दिस, तो क्या मिल जाएगा आपको 52.2 मिनट्स हो गया। तो ऐसा भी लिख सकते हैं 74 डिग्री प्लस 52 मिनट्स प्लस 0.2 मिनट्स। अब 0.2 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60,
तो वो कितना हो गया 12 सेकेंड्स हो गया. तो द फाइनल आंसर इज 74 डिग्री 52 मिनट 12 सेकेंड्स. ठीक है. अगर यहाँ से इस पॉइंट पे पहुंचना होता तो हम 60 से डिवाइड करना शुरू करते. जैसे 12/60 करते तो 0.2 आ जाता, तो 52.2 हो जाता वो मिनट्स में. वापस से 52.2 को हम 60 से डिवाइड करते तो वो 0.87 डिग्री हो जाता, तो 74.87 डिग्री आ जाता. ठीक है. आर्यन पनवेल क्लियर हुआ बेटा आपको? यस सर. ये तो मैंने पढ़ाया भी हुआ है तुम्हें आर्यन. ओके. एक क्वेश्चन नोट डाउन करो. व्हाट इज द सिंबल फॉर सेकंड इज डबल डैश. Symbol for minutes is single dash, symbol for second is double dash. Okay. Next question is, question note down कर लो. The measures of the angles of a triangle are in AP. एक triangle के angles AP में है. The smallest triangle is 40. Find the area, find the angles of triangles in radians. एक triangle है, उसके angles AP में है. जो smallest triangle है that is 40. Then find the other angles in terms of radians. बताना है आपको. Find the other angles in terms of radians. The measures of the angles of a triangle are in AP. The smallest angle is 40 degree. Find the angles of the triangle in degrees and radians. In radians ही बताओ तुम. Pi के लिए you can use PI while writing the answers. अथर्व उसमें चाहिए था, रेडियंस में चाहिए था. सही है सोम. सही है आर्यन. हाँ तन्मय, लेकिन एक सीक्वेंस में लिखा करो. ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट को पहले जब AP में बोलता है ना, तो ट्राई टू राइट इट इन अ सीक्वेंस. हाँ आलोक सही है. आलोक उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे ना फर्दर. Like 6 pi by 18 would have been pi by 3. So try to write the answer in the most simplified form. Firstly तो fraction में अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो, and secondly मतलब decimals में लिखने की जरूरत नहीं है, और secondly
अगर एपी में लिखा हुआ है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा करो। ठीक है, सही है। तो सबका आ रहा है आंसर। देखो यहाँ पे 40 डिग्री है, तो a माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया कि 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री या a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एक एंगल 60 डिग्री है, a माइनस डी गिवन है आपको 40 डिग्री, तो यहाँ से आप d निकाल सकते हो, d इज 20 डिग्री। तो एंगल्स आपको पता चल गया, a माइनस डी, a और a प्लस डी, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। इनको रेडियंस में एक्सप्रेस कर लो। तो 40 डिग्री को क्या करोगे, 4 इंटू पाई बाई 18, पाई बाई 18 इज 10 डिग्री, तो 4 इंटू पाई बाई 18, यहाँ पे पाई बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 इंटू पाई बाई 18। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 9, पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 9। The answers are 2 pi by 9, pi by 3 and 4 pi by 9 radians. 4 pi by 9 radians. Okay. Next question. Next question is सबको क्लियर हो गया ना? मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। Okay. Next question is the difference between two acute angles of a right angle triangle is 7 pi by 30. 7 pi by 30. The difference between two acute angles of a right angle triangle is 7 pi by 30. Find the angles of the triangle in terms of degree. The difference between two acute angles of the right angle triangle is 7 pi by 30. Find the angles of the triangles in terms of degrees. मानसी, अगर मैं 66 और 14 ऐड करूंगा तो 90 नहीं आता है। सॉरी सर, कैलकुलेशन। हाँ, ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक रही ना तो बात वो गलत कर दो। आर्यन सही है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि डिफरेंस, इसको पहले उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्रीज में। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करो, कितना आ रहा है, आई की जगह 180 रखो, 42 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आई की जगह 180 रखोगे तो 6 लगाएगा और 7 6 42 डिग्री आ गया। तो आपको क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस सम ऑफ एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है और डिफरेंस ऑफ एंगल 42 डिग्री दिया हुआ है। तो आप यहाँ से एंगल्स निकाल सकते हो। एक्स, एक एंगल आ गया तुम्हारा 66 डिग्री और दूसरा एंगल आ जाएगा 24 डिग्री। तीसरा एंगल तो 90 डिग्री है ही। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया। क्लियर? ठीक है, अब एक दो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस करवा देता हूँ बस। दैट्स इट। इस चैप्टर में इतना ही था। चैप्टर 1 विल बी कंप्लीट फॉर अस। ठीक है, तो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस में देखो क्या होता है। पहले तो क्लॉक थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये।
ओके, देखो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि क्लॉक होती कैसी है और मतलब डिग्रीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कैसे करना होता है। देखो जैसे मान लो आई हैव दिस क्लॉक एंड 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं बोलूंगा दो दो हैंड्स को कंसिडर करना होता है, एक मिनट हैंड एंड दूसरा आर हैंड, ठीक है, मिनट्स हैंड और आर हैंड। अब अगर मैं बोलूंगा कि 1 घंटा मूव करने पे कितना डिग्री कवर होता है, तो आप खुद ही देखो कि ये पूरा 360 डिग्री है, द कंप्लीट इज 360 डिग्री, ठीक है। अगर एक आर की बात होगी कि लेट्स से पहले 12 बज रहे थे, दोनों हैंड यहीं पे थे एंड बाद में 1 बज गया, ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन आर हैंड विल बी, तो आर हैंड कितना शिफ्ट हो जाएगा 360/12, 360/12 विल बी 30 डिग्री, 30 डिग्री स्वीप करता है वो पूरा एरिया, ठीक है। तो हर घंटे पे 30 डिग्री स्वीप करता है। अगर मैं मिनट्स की बात करूंगा तो देखो मिनट्स फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो वंस द मिनट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट, ईच मिनट कितना सिग्निफाई करता है 6 डिग्रीज, इस 30 डिग्री को भी फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ईच मिनट सिग्निफाइज 6 डिग्रीज। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जैसे मान लो मेरे पास लेट्स से 3:05 हो रहा है, 3:05 हो रहा है, ठीक है, 3 hours 5 minutes। तो आपको पता है कि 3 is let's say this, 4 is let's say this, ठीक है, 1 is 5 minutes, ठीक है, 1 is 5 minutes। तो छोटी वाली आर वाली हैंड यहाँ पे होगी और मिनट वाली हैंड यहाँ पे होगी। तो आपसे पूछता है ऐसा कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो ऐसे डायरेक्टली मत सोच करके लिख देना कि हाँ सर ये तो 60 डिग्री हो गया, जिसने 60 डिग्री लिख दिया उसका आंसर गलत हो गया, क्योंकि आप क्या सोचते हो कि 2 घंटे का ही तो फर्क है, मतलब ऐसा कि ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में जब 5 मिनट्स मूव करते हो तो ये जो आर वाली हैंड होती है वो थोड़ा सा नीचे मूव करती है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे मूव करती है। तो ऐसे मान के चलो कि हर 5 मिनट्स में, आफ्टर एवरी 5 मिनट्स, आर वाली हैंड कितना मूव करेगी, आप ही लोग सोच करके बताओ। आफ्टर एवरी 5 मिनट्स, जैसे क्या होता है कि 5 मिनट्स चलोगे तो थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर अगले 5 मिनट पे आर वाली हैंड थोड़ा और नीचे आएगी, फिर से थोड़ा 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 आते आते यहाँ तक पूरा एक 4 तक पहुँच जाएगी, ठीक है। वेरी गुड आर्यन, बाकी लोग भी सोच करके बताओ कि हर 5 मिनट्स पे कितना शिफ्ट होगा डिग्री वाइज। रिंजो 1 कैसे बेटा, अगर मान लो 1 डिग्री शिफ्ट होता तो टोटल 12 मूव करने पे तो 12 ही डिग्री शिफ्ट होगा ना, बट हमें कितना स्वीप करना है, 30 डिग्री करना है। तन्वी आप बताओ कि अगर आपने एवरी 5 मिनट्स पे 30 डिग्री स्वीप करा दिया आर वाले हैंड को, मैं आर वाले हैंड का पूछ रहा हूँ, तो गलत नहीं हो जाएगा, मतलब कुछ कि 30 डिग्री मूव करने पे तो 3 से 4 पे पहुंच गया, तो 5 मिनट में ही टाइम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, 3 से 4 थोड़ी ना हो जाएगा। सुमित 6 डिग्री नहीं, देखो खुद ही सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मुझे 30 डिग्री स्वीप करना है, 30 डिग्री स्वीप करना है, और कितने देर में स्वीप करना है कि अगर एवरी 5 मिनट्स में 30 डिग्री स्वीप कर ले टोटल, ठीक है, मतलब पूरा 60 मिनट्स में 30 डिग्री स्वीप कर ले, तो 1 मिनट में कितना स्वीप करेगा, हाफ डिग्री स्वीप करेगा, एवरी 1 मिनट हाफ डिग्री स्वीप करेगा, हाफ डिग्री आगे बढ़ेगा, क्योंकि क्या करना है 30 डिग्री स्वीप करना है 60 मिनट्स में, तो 1 मिनट के लिए हाफ डिग्री मूव करेगा, तो 5 मिनट्स के लिए कितना मूव करेगा, 2.5 डिग्री मूव करेगा, ठीक है, 5 मिनट्स के लिए 2.5 डिग्री मूव करेगा। ये समझ में आ रहा है, देखो 30 डिग्री स्वीप करना है इन 60 मिनट्स, 30 डिग्री स्वीप करना है 60 मिनट्स, तो फॉर 1 मिनट इट विल मूव, इट विल स्वीप
हाफ डिग्री, और फॉर 5 मिनट्स इट विल सी 2.5 डिग्री. इज दिस क्लियर? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया तो प्लीज बेटा अभी पूछ लो. शर्माना नहीं, ऐसे डरना नहीं, पहली बार पढ़ रहे होगे तो नहीं समझ में आएगा, हो सकता है. ठीक है? सर अब देखो, एक और बार. हाँ देखो 30 डिग्री उसको चलना है पूरा 1 घंटे में. 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं. तो अगर 60 मिनट्स में वो 30 डिग्री स्वीप कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा? 30/60, मतलब हाफ डिग्री स्वीप करेगा. यस सर. ठीक है, तो 5 मिनट्स Yes, का sir. पूछा था, आफ्टर एवरी 5 मिनट, तो आफ्टर एवरी 5 मिनट 2.5 डिग्री स्वीप कर लेगा. ओके सर. ओके. ठीक है, क्लियर. तो अभी मुझे बताओ कि 3:05 हो रहा होगा तो कितना डिफरेंस होगा, मतलब कितना एंगल आएगा 3 आवर्स 5 मिनट्स पे, कितना एंगल आएगा? 62.5. 62.5. हर किसी को समझ में आ रहा है? देखो मैं वापस से एक क्लॉक बना रहा हूँ. 3 to this. अगर मेरा टाइम हो रहा है देखो यहाँ से इसका, ये तो 60 डिग्री एंगल हो ही गया, बट सिंस ये 5 मिनट्स आगे चला है तो ये कितना आगे चल चुका होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ गया होगा. ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा एंगल है ये 2.5 डिग्री आया होगा, 2.5 डिग्री. अभी बताया ना कि 1 मिनट इज हाफ डिग्री, तो 5 मिनट्स चलने की वजह से, 5 मिनट्स चलने की वजह से ये 2.5 डिग्री आगे बढ़ा होगा. तो द एंगल इज 62.5 डिग्री. द एंगल बिटवीन 3 आवर्स 5 मिनट्स इज 62.5 डिग्री. अब मुझे बताओ कि 5 बज करके 5 आवर्स 30 मिनट्स पे, ठीक है, 5:30 बज रहे हैं, 5 आवर्स 30 मिनट्स, 5 आवर्स 30 मिनट्स पे क्या एंगल होगा, डिफरेंस बिटवीन आवर हैंड एंड, स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट्स हैंड. आंसर लिखना, कोई बोलना नहीं. 5 आवर्स 30 मिनट्स में वेरी गुड मोहित. दर्द नहीं बेटा, इतना खुद ही सोचो, इतना सारा डिफरेंस कैसे आ जाएगा? 5 आवर्स 30 मिनट्स, बगल बगल में तो हैं दोनों. यस मैम सी. वेरी गुड आर्यन. ठीक है, सोहम गलत है, अथर्व क्या कर रहे हो, गलत है. मैं ये बोल रहा था कि 5 आवर्स 30 मिनट्स में कितना डिफरेंस आएगा एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड. तनिष्का 30 डिग्री में तो पूरा घंटा पार हो जाता है, 32.5 डिग्री कैसे कर सकते हो? 30 डिग्री से तो कम आंसर आएगा. देखो, अच्छा 15 डिग्री इज द राइट आंसर. अब सबको इधर देखो, देखो 5 आवर्स 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स तो मतलब ये हो गया कि 6 पे है मिनट हैंड. आर हैंड कहाँ होगी? 5 से 6 के बीच में होगी, 5 से 6 के बीच में होगी. अभी मैंने बताया कि 60 मिनट में पूरा 30 डिग्री स्वीप करता है. 30 डिग्री, तो 30 मिनट्स में कितना डिग्री स्वीप कर लेगा? 15 डिग्री स्वीप कर लेगा. तो इन दोनों के बीच में कितना, ये पूरा 30 डिग्री है, 15 डिग्री स्वीप कर चुका है, तो कितना बचा है? 15 डिग्री बचा है ना, तो 15 डिग्री इज द राइट आंसर. समझ में आया यश, तनिष्का? Yes, sir. एक और करो फाइनल. Nine hours 55 minutes. The angle between our hand and minutes hand. 9 hours 55 minutes.
It's correct, Mohit. Correct, Aryan. रेंजो थोड़ा बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप कॉन्सेप्ट सही समझ रहे हो, फिर से एक बार देखो। सोम सही है। यश 55 मिनट वाली सुई 11 पे है, ठीक है। ये 9 और 10 के बीच में होगा, तो ऑब्वियसली 30 डिग्री से तो ज़्यादा आएगा, ऐसे सोचो। अथर्व गलत है बेटा। दृष्टि अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट की, अगर कोई चीज़ 9 से 10 के बीच में है और एक 11 पे है तो 30 डिग्री से ज़्यादा आएगा ना। तन्मय गलत है। सत्या सही है। आर्यन गलत है। आर्यन टुनटुने गलत है। देखो वापस से मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट तो नहीं है आई गेस। 9 आवर्स 55 मिनट्स हो रहे हैं, ठीक है। 9 आवर्स 55 मिनट्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली 9 आवर्स 55 मिनट पे सुई यहाँ कहीं पहुँच चुकी होगी, ठीक है, मिनट वाली, कि अगले 5 मिनट्स होते ही वो पूरा 10 बज जाएगा, ठीक है। और मिनट्स वाले हैंड कहाँ पे, यहाँ पे 55 मिनट। देखो अगर मैं 10 की बात करूँगा, थोड़ा सा इसको बेटर वे में बनाता हूँ जिससे कि समझ सकें। यहाँ पे लेट्स से मेरा 10 है और मेरी सुई यहाँ कहीं पहुँची है, ठीक है। तो देखो 30 डिग्री तो ये डिफरेंस है ही, तो 30 डिग्री से तो ज़्यादा ही आएगा, सबसे पहली बात, ठीक है। और खुद ही सोचो कि 5 मिनट्स और चलेगा तो ये पूरा एरिया स्वीप हो जाएगा। तो 5 मिनट्स चलने के पे कितना एरिया स्वीप होना है, 2.5 एरिया स्वीप होना है, 2.5 डिग्री स्वीप होना है। कि अगर ये 5 मिनट्स और बढ़ जाता तो 2.5 डिग्री और स्वीप हो जाता, तो 10 से कितना पहले है, वो 2.5 डिग्री पहले है, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 30 प्लस 2.5, 32.5। क्लियर हुआ सबको? वैसे रिंजो आपको क्लियर हुआ? यस रिंजो? सर। तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस थोड़े अभी और अटेम्प्ट करोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों के ग्रुप पे पीडीएफ शेयर कर दिया है स्टेट बुक का, ठीक। इसमें आप क्या करना, एक्सरसाइज 1.1, यही एक एक्सरसाइज आपको लगानी है। 1.1 लगा लेना, 14 क्वेश्चन है इसमें टोटल ऑल टुगेदर, ठीक है। ये लगा करके मुझे, आज मंडे है ना, कल 14 क्वेश्चंस लगाने में बहुत टाइम लगेगा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्लॉक वाले क्वेश्चंस होंगे या तो फिर ऐसे सिंपल वाले जो मैं करवा रहा था ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो ये 14 क्वेश्चंस आप कल तक सबमिट कर सकते हो, टुमारो इवनिंग। इज एवरीवन ओके विद दैट? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो टुमारो यस सर। इवनिंग क्या कहते हैं, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अपने किसी होमवर्क ग्रुप पे मत भेजना क्योंकि ये स्टेट वाला है, तो ये आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना। हाँ तो आज ट्यूसडे तो क्या हो गया, वेंसडे तक करने को बोला ना, कहाँ ट्यूसडे लिखा है, टुमारो इवनिंग लिखा है। यश ट्यूसडे बोला था क्या मैंने? हाँ स्टेट की, मतलब कहीं भी कर लो, होमवर्क से मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बस होना चाहिए आपके पास सॉल्व की एग्जाम में कोई अनसीन क्वेश्चन ना निकले आप लोगों को, ठीक है। तो आप सेम बुक में करना चाहो तो सेम बुक में कर लो, आप चाहो तो डिफरेंट बुक में कर लो, रफ में करके भेज दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्यन स्टेट बुक, आपकी जो स्टेट बुक है ना आर्यन पनवेल, यस ये सर। स्टेट बुक इज, जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर की है आपकी, ये स्कूल में आपके यही फॉलो होगी, यही बुक फॉलो होगी, जैसे एनसीईआरटी फॉलो होती थी सीबीएसई वालों के लिए, सिमिलरली फॉर योर स्कूल दिस बुक विल बी फॉलोड। नहीं सर, मैं बोल रहा था कि अभी आपने जो क्लास में सिखाया ना, ये सारे नोट्स हमें कौन सी बुक में लिखने हैं? जो आप पिछली कल वाली क्लास में सिखा रहे थे वही बुक में लिखूं नहीं या नहीं फिर नहीं नहीं, अलग? वो तो आईआईटी वाली बुक अलग रखो, ओके मतलब सर। आईआईटी वाली बुक अलग रखो, स्टेट वाली बुक अलग रखो, मतलब नोटबुक अलग रखो, दोनों के, दोनों को मिक्स मत करो, ठीक है। ओके और सर। होमवर्क के लिए ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप A4 शीट पे भी कर सकते हो, आप रफ में भी कर सकते हो, मुझे बस अपने अटेम्प्ट शेयर कर देना, ऐसा कुछ फेयर वर्क भी नहीं चाहिए मुझे,
ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के नहीं चाहिए। वैसे तो मुझे फेयर वर्क चाहिए होगा जहाँ पे मुझे पता है कि स्टेप्स लिखने के नंबर मिलेंगे, तो आई विल बी लेटिंग यू गाइस नो कि हाँ इस चैप्टर का मुझे फेयर वर्क भेजो, कि लाइक प्रॉपरली अटेम्प्ट करके भेजो स्टेप वाइज। क्योंकि होता क्या है कि आपको आईआईटी वाले लेक्चर्स में तो एमसीक्यूज मार्क करने होते हैं, तो आप सिंपली टिक करके चले जाते हो, आगे बढ़ जाते हो। वहाँ पे आपका अटेम्प्ट मैटर नहीं करता कहाँ रफ में सॉल्व कर रहे हो कि फेयर में सॉल्व कर रहे हो, बट नॉट इन योर स्कूल एग्जाम्स। स्कूल एग्जाम्स में आपका लिखना, कैसे आप लिखते हो, वो चीज़ें मैटर करती है। तो ये तो बहुत ईजी सा टॉपिक है, इसमें आप नहीं भी फेयर करोगे तो चल जाएगा, बट कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे जहाँ पे आई विल बी लेटिंग यू गाइज नो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को सही से अटेम्प्ट करके, फेयर अटेम्प्ट करके मुझे देना। ठीक है, तो देखेंगे उसके बाद फिर वो चीज़ें। कोई और डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, पहले इन 14 क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट होगा तो वो डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। So can you send a link of PDF downloading of मैंने book? पीडीएफ ही शेयर कर दिया बेटा आपके ग्रुप पे। आप शेयर द पीडीएफ ऑन योर ग्रुप। Okay, sir. चलो, थैंक यू एवरीवन। बाय सर। Bye, Bye. sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.